share my phone screen. Okay, so hopefully you are able to see my screen. Okay. So last time basically we have started with the chapter 4 of your book, ठीक है, that is basically electrostatics वाला जो chapter था वो हमने cover किया था, and we began with the introduction to the field of electromagnetics. हमने कहा था कि जो उसकी जो फाउंडेशन है that is basically the Maxwell's 4 equations, ठीक है, तो equations हमने देखी थी, उनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखी थी. वी सॉ कि जी बेसिकली दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कर्ल एंड डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है. तो उसमें दो इक्वेशंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कर्ल और डाइवर्जेंस को रिलेट कर रही हैं, और दो जो इक्वेशंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की कर्ल और डाइवर्जेंस को रिलेट कर रही हैं, ठीक है. फिर उसमें जो बाकी चीज़ें आती थी मैक्सवेल्स इक्वेशंस के अंदर, वो हमने इंट्रोड्यूस की थी कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है बेसिकली यू कैन से कि जी दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, ठीक है. बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनसाइड मटेरियल्स बात करते हैं, जब मटेरियल्स, तो वहाँ पे बेसिकली सिंस विल सी के जी दैट गिव राइज टू एन एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेसिकली उसको क्वांटाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का नाम दे देते हैं. एंड सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है वो भी जो है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. सो वहाँ पे बेसिकली वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है. तो वहाँ से बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यानी कि उससे हम डिड्यूस कर सकते हैं. फिर इसी तरह जो उसमें बाकी क्वांटिटीज़ थी, जैसे चार्ज डेंसिटी थी, उसके बारे में हमने देखा था, ठीक है. फिर हमने देखा था कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है वो चार्जेस की वजह से होती हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनकी जो सोर्स है जनरली वो करंट्स होती हैं, ठीक है, मूविंग चार्जेस. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी सोर्स सिंपल चार्जेस हैं, राइट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में हमने ये कहा था कि जी जब उनकी टाइम के साथ वेरिएशन जो होती है वो नहीं होती, तो इन अदर वर्ड्स वी से कि जी देयर टाइम डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, ठीक है. और उस केस में हमने कहा था कि जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में इसका मतलब ये है कि जो मेरे चार्जेस हैं वो स्टेशनरी हैं, वो मूव नहीं कर रहे, तो उनकी वजह से जो फील्ड्स होंगी वो भी कांस्टेंट होंगी या स्टेशनरी होंगी, वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही होंगी. एंड इफ दिस इज द कंडीशन दैट वी इम्पोज, तो देन वी हैव अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स दैट वी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो उसमें चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं, ठीक है. उसमें हमने देखा था कि कोई डेरिवेटिव वाली टर्म जो थी वो गायब हो गई थी, क्योंकि दैट वाज अ टाइम डेरिवेटिव, एंड व्हेन द थिंग्स आर नॉट चेंजिंग विद टाइम, तो टाइम डेरिवेटिव जो था वो 0 हो गया था. And we also saw that in that case basically the electric and magnetic fields they become decoupled, ठीक है. वैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कह लें कि डिपेंड कर रही होती हैं या एक दूसरे के साथ कपल्ड होती हैं अंडर डायनामिक कंडीशंस, लेकिन स्टैटिक कंडीशंस के केस में दे बिकम्स decoupled, and we can basically study electric field separately and magnetic field separately, ठीक है. So that's why we have two सब ब्रांचेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेटली देखते हैं. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि जी इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी और वो इसके ऊपर किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है. एंड सिमिलरली इन मैग्नेटोस्टैटिक्स केस, जिसमें कि हमारे पास स्टेडी करंट्स या कांस्टेंट करंट्स होती हैं, तो वहाँ पे देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी कैन स्टडी दैट मैग्नेटिक फील्ड सेपरेटली, ठीक है. तो बेसिकली जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा वो मैग्नेटोस्टैटिक्स से डील करेगा, और अल्टीमेटली इन द लास्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू सी द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोडायनामिक्स. तो फिर उसके बाद हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की बात की थी कि हमने कहा था कि मतलब एक चार्ज के केस में जो पॉइंट चार्ज होता है या एक सॉलिटरी चार्ज है, उसके केस में हमने देखा था कि जी जो हमारा कूलोम्स लॉ है वो हमें बताता है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है.
लेकिन फिर हमने कहा था व्हाट इफ वी हैव मोर देन 2 चार्जेस, तो हमने देखा था कि जी वी कैन बेसिकली अप्लाई द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज जस्ट द सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ड्यू टू ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो चूंकि मुझे एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी आ गई है किसी पॉइंट किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर, तो अगर मेरे पास एक की बजाय 3 चार्जेस हैं तो मैं इन तीनों से सेपरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लूँगा, फाइंड कर लूँगा उस पॉइंट पे। ठीक है, और फिर उन तीनों का मैं वेक्टर सम अगर ले लेता हूँ तो दैट वुड बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एट दैट पॉइंट ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ज। इसी कॉन्सेप्ट को जब हम मजीद आगे एक्सटेंड करते हैं तो हमने कहा था कि जी ऐसा भी नहीं होता जनरली कि आपके पास 2 या 3 या 20 चार्जेस हों, बल्कि इनफैक्ट यू हैव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली यू टॉक अबाउट चार्ज डेंसिटीज। ठीक है, यू हैव लाइन चार्ज डेंसिटी, यू हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड यू हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो उस केस में बजाय ये कि आप उनको डिस्क्रीट सम के तौर पर ट्रीट करें, जिसमें कि आप इंडिविजुअली 2 या 3 या 10 फैक्टर्स को सम कर रहे हो, यू हैव टू इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होती है, वो भी समेशन ही होती है, बट इट इज समेशन व्हेन द क्वांटिटीज दे बिकम वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी टाइनी, सो दैट दे आर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इफ वी हैव अ लाइन चार्ज देन वी हैव टू इंटीग्रेट ओवर वन डायमेंशन। इफ वी हैव अ सरफेस चार्ज देन वी हैव टू इंटीग्रेट ओवर द सरफेस एरिया जिसके ऊपर क्या आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड इफ यू हैव अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देन वी हैव टू इंटीग्रेट ओवर द वॉल्यूम। और इनफैक्ट हमने जो टोटल चार्ज थी वो कैलकुलेट करनी भी लास्ट टाइम देखी थी कुछ एग्जांपल्स में कि जी मेरे पास ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक वॉल्यूम के ऊपर है या सरफेस के ऊपर है, तो उसका टोटल चार्ज क्यू कितना होगा। ठीक है, तो वो सिंपली हमने उस सरफेस या उस वॉल्यूम के ऊपर उस डिस्ट्रीब्यूशन को इंटीग्रेट कर लिया था, उस डेंसिटी को, और उससे हमारे पास चार्ज इन कूलोम्स आ गया था। ठीक है, दैट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन कूलोम्स विद इन दैट सरफेस और ओवर दैट वॉल्यूम। और ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट उसी कॉन्सेप्ट को हमने जो है आगे एक्सटेंड करना है, एंड इन फैक्ट वी आर गोइंग टू look at some examples where we can find the electric fields, ठीक है, due to certain charge distributions। हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास कुछ खास किस्म की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो how we can calculate the electric field at a point, let's say at a distance from this charge distribution, और वहाँ पे उसकी जो एनालिटिकल एक्सप्रेशन है वो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आज हम इसकी इस तरह की 4-5 एग्जांपल्स देखेंगे, तो उन एग्जांपल्स के बाद यू विल हैव अ वेरी गुड एंड वेरी क्लियर आइडिया कि जी हाउ टू वर्क विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड यू विल सी कि जी यहाँ पे हमारे वो जो कैलकुलस के कॉन्सेप्ट से जो हम पीछे पढ़ के आ रहे थे, ठीक है, कि जिसमें आपने लाइन इंटेग्रल, सरफेस इंटेग्रल, वॉल्यूम इंटेग्रल, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज के केस में, स्केलर क्वांटिटीज के केस में, तो वो सब के सब जो है हम you will see the application of those concepts now in these examples. Okay, so our first example is basically the electric field due to an infinite line charge. ठीक है, तो मुझे याद पड़ता है ये FSC में already probably ये वाली जो इसकी expression शायद आप लोगों ने देखी हुई हो। But in any case, today we will basically try to analytically solve this problem by making use of the vector calculus concepts that we have acquired over the last chapter। ठीक है, जो हमने वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर बड़ी डिटेल में देखा था, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हमने डेवलप किया था उनको यूज करके वी आर गोइंग टू सी के जी हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम लाइक दिस। ओके, सो इस पर मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा प्रॉब्लम ये कह रहा है कि जी आई हैव वायर, ठीक है, and this infinite wire is basically carrying a charge distribution. So let's say that it is carrying positive charge, and since we are talking about electrostatics, so for the moment we are assuming that these charges are stationary, they are not moving, so there is no current that is flowing through the wire, but it is carrying line charge distribution। ठीक है, तो बेसिकली इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो एल से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज a charge distribution that is
spread out or that is distributed throughout the length of this charge. And we'll assume कि जी इसकी जो extension है वो infinite है because it's an infinite wire. तो you'll see कि जी basically इसकी जो extent है, इसकी जो length है, that is basically infinity for the moment. ठीक है. So because ये जो information है ये हमें बताएगी कि जी हमने जो जब limits of integration define करनी है तो ये जो मेरे problem की ये जो information है limits की information ये हमें उसको mathematical limits describe करने में help करेगी. चलें इसमें हमने करना है क्या बेसिकली वी वांट टू फाइंड एन हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस infinitely long straight line of charge. So let's say कि जी this is the point, let's call it, label it P, and let's say कि जी this point is at a distance r, small r, from this line. ठीक है. और मैं ये चाहता हूँ कि जी इस पॉइंट पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं उसको फाइंड करना चाह रहा हूँ. तो दिस इज माय प्रॉब्लम. ठीक है. तो so what are the steps that we can use to solve this problem? ठीक है. So our strategy will be, the first step will be to look at कि जी किस तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. बिकॉज दैट विल डिटरमिन कि जो हमने इंटीग्रेशन करनी है वो किस तरह की होगी. तो इन दिस केस वी नो कि जी दिस इज अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस इज अ वन डायमेंशनल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम. ठीक है. तो वी हैव टू बेसिकली एट द एंड वी हैव टू इंटीग्रेट इट अलोंग द लेंथ ऑफ दिस वायर. ठीक है. तो we can assume, we can say कि जी basically it is oriented in such a way कि it is oriented along the z axis. You can see over here कि जो मेरी length है वायर की वो z axis के along है. तो that means कि जो integration है that would be along dz, क्योंकि जो इसकी extent है वायर की that is along the z axis. अच्छा, second step क्या है कि जी what are the coordinate systems that you want to use. ठीक है. तो अगर आपको याद हो हमने कहा था कि जी हमने मल्टीपल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स किस लिए स्टडी किए हैं, क्योंकि मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में मुख्तलिफ तरह की सिमेट्री होगी. ठीक है. एंड बाय फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ईजियर देन इन अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस बेसिकली वी हैव अ वेरी थिन एंड लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज, और हमें कहा गया कि किसी भी पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दैट लाइन बेसिकली फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यू कैन सी कि जी दिस पॉइंट कैन बी एनीवेयर. सो ये इस साइड पे भी हो सकता था एट अ डिस्टेंस r, ये दूसरी साइड पे भी हो सकता था एट अ डिस्टेंस r, ये इस साइड पे भी हो सकता था एट अ डिस्टेंस r. सो एज लॉन्ग एज के जी दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू r, स्मॉल r, इट डजंट मैटर कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है. यू कैन बेसिकली draw a cylinder around this line, so that this line charge is at the center of your cylinder, and you can be sitting at any point on the surface of that cylinder. ठीक है. जो उसकी सिलेंडर की कर्व बाउंड्री है उसकी सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट जो है, अगर आप उसका वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से, तो वो दैट वुड बी स्मॉल r. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि all these points on the surface of the curved surface of the cylinder, they are equidistant from this line charge, so they will have the same magnitude of the electric field. क्योंकि अगर चार्ज से उनका डिस्टेंस सेम है, तो अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि अगर जो एक चार्ज है, जब हमने एक चार्ज के केस में जो कूलम्स लॉ वाली एक्सप्रेशन देखी थी, E is equal to 1/4 pi epsilon r square. ठीक है. तो वो बेसिकली उस r के ऊपर सिर्फ डिपेंड कर रहा था. तो एज लॉन्ग एज के जी the distance of these points are the same, that means their electric field magnitude must also be the same. So we can draw a cylinder around this infinite line charge, and we know from the symmetry of the problem कि जी उसकी सरफेस के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होगी. अगर हम बड़ा सिलेंडर बनाएंगे तो ऑफ कोर्स उस केस में उसकी r की वैल्यू जो है सिलेंडर की वो चेंज हो जाएगी. तो ऑफ कोर्स उस केस में यू विल हैव अ
डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगेन बड़े बड़े सिलेंडर की सरफेस के ऊपर वो जो डिफरेंट वैल्यू है वो अगेन कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो यू कैन थिंक ऑफ डिफरेंट सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट रेडियस अराउंड दिस वायर, और उस हर सिलेंडर की सरफेस के ऊपर बेसिकली आपकी मैग्नीट्यूड की एक वैल्यू है, फिर उसके बड़े सिलेंडर के ऊपर उसकी दूसरी वैल्यू, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो यू कैन सी कि जी बेसिकली दिस प्रॉब्लम हैज अ रेडियल सिमेट्री, और यू कैन से कि जी इट हैज अ सिलिंड्रिकल सिमेट्री, ठीक है। इट डज नॉट हैज स्फेरिकल सिमेट्री, क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज नहीं है, बल्कि मेरे पास एक लाइन चार्ज है जो पूरे के पूरे सिलेंडर की कह लें कि सेंटर से पास हो रहा है। तो दिस हैज अ सिलिंड्रिकल सिमेट्री, सो बेसिकली वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि जो जिस पॉइंट पे लेट से जो हमने पी पॉइंट डिफाइन किया था, जिसके ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है, इस लाइन चार्ज से। तो लेट्स कॉल इट कैपिटल आर, ठीक है। वो वेक्टर, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम उसको ए आर से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। हम वो देखेंगे, उसकी एक्सप्रेशन देखेंगे वो क्या है। और यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो इस वेक्टर का कह लें कि जो वहां से इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो हमें दे रहा है, तो वो उसका यूनिट वेक्टर हो गया, और उसको हम ए आर हेड से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये सारी चीजें भी हमें चाहिए होंगी when we have to calculate the total electric field due to this line charge. So we have to find, in the third step, we have to find this the expressions for these displacement vectors of that point P, ठीक है, from that line charge, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा वेक्टर है ए आर, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर जो है वो भी हम डिटरमिन कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड DE, ठीक है। सो दैट इज अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। हम कहेंगे कि इस पूरी जो इतनी लंबी हमारे पास लाइन चार्ज है, उसकी बजाय हम अस्यूम करते हैं कि इसका एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। लेट्स कॉल इट DZ, और DZ के अंदर जितना चार्ज है, ठीक है, उसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर, ये जो मेरा P पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है। और चूंकि वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, वो सिर्फ इस थोड़े से चार्ज की वजह से है, तो इसलिए हम उसको DE कह देते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ स्मॉल और इंक्रीमेंटल, वी यूज द वर्ड इंक्रीमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इंक्रीमेंटल चार्ज दैट इज enclosed, यू कैन से, इन दिस लोकेशन एट DZ, ठीक है। सो जब मैं DE की एक्सप्रेशन फाइंड कर लूंगा, तो उसके बाद बेसिकली मैं उसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ दिस वायर, ठीक है, ओवर दिस लाइन, एंड देन आई कैन कैलकुलेट द टोटल E, which would simply be the sum of all these DEs, ठीक है। अगर मेरे पास एक DE की एक्सप्रेशन आ गई है, तो फिर मैं उसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ द लाइन चार्ज, एंड दैट वुड गिव मी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। बट बिफोर दैट, ठीक है, बट बिफोर परफॉर्मिंग दिस इंटेग्रल, जो कि मैं 7th स्टेप पे करूंगा, यू विल सी कि जी वी कैन बेसिकली कैंसल आउट सर्टेन थिंग्स, ठीक है। एंड दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट, क्योंकि दिस इज द पॉइंट दैट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। जब आप एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अगर आप ये वाला स्टेप मिस कर जाते हैं, आप चीज़ों को कैंसल आउट नहीं करते, तो यू विल बी नेवर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे बेस्ड अपॉन द सिमेट्री, ठीक है, इज देयर अ सिमेट्री, और क्या, क्योंकि ये एक वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या इसके कुछ कंपोनेंट्स को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने देखा था कि जी यहाँ पे मेरे पास ये जो चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस नीचे वाले डायरेक्शन में होगी, राइट। लेट मी क्लीन दिस अप, एंड सो लेट्स सी कि यहाँ पे मेरे पास जो थोड़ा सा, इसकी वजह से माई इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन। सो इट विल हैव दिस कंपोनेंट R component and a Z component, ठीक है। So this is a Z component and this is R. Similarly, I can draw another DZ that is exactly opposite to this one, ठीक है। उसकी वजह से मेरा एक और जो पार्ट ऑफ द चार्ज है, वो बेसिकली यहाँ पे नीचे इस वाले हिस्से में लाई कर रहा है।
इसकी वजह से मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरीके से होगी, वो बेसिकली इस डायरेक्शन में होगी, राइट। और उसके भी दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट आर की डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट पॉजिटिव जी के अलॉन्ग है, ठीक है। सो दिस इज पॉजिटिव जी एंड दिस इज नेगेटिव जी। सो यू कैन सी कि जी चूंकि चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, राइट। सो यहाँ पे जो टोटल चार्ज था और यहाँ पे जो टोटल चार्ज था वो सेम है। तो वी हैव लेट्स से Q charge over here and we have Q charge over here because the density is uniform, dz is the same, ठीक है। हमने इंक्रीमेंटल लेंथ सेम ली है, तो इसका मतलब है कि टोटल चार्ज dq था वो भी सेम होगा ऊपर और नीचे, और उनका ये जो डिस्टेंस है ये r और ये जो डिस्टेंस है ये r, ये भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके z कंपोनेंट्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और सिर्फ जो उनके r कंपोनेंट है वी हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट, ठीक है, क्योंकि they are in the same direction. So the z components will be cancelled out because of the symmetry of this problem. And you can verify कि this is true for any dz. आप अगर यहाँ पे dz ले लें तो उसके corresponding आपके पास नीचे यहाँ पे एक dz होगा उसी distance, ठीक है। And you can basically define that for all dz's around this. Let's say कि ये मेरा origin point था, तो जितने जो मेरे positive z की वैल्यू है वही नेगेटिव z के ऊपर जो मेरा चार्ज है वो उसके हमेशा उसके z कंपोनेंट को कैंसिल आउट करता रहेगा। So since from the symmetry we can see कि the z component will be cancelled out, so we no longer has to worry about that. मतलब उसको हमें अपनी एक्सप्रेशन में रखने की जरूरत ही नहीं है, हम अब उस d कंपोनेंट को पहले से ही अस्यूम कर सकते हैं कि वो जीरो है, क्योंकि अल्टीमेटली वी नो कि इट विल कैंसल आउट, और उसकी वजह से हमारी जो इंटेग्रल है विल सी कि जी ये 7th स्टेप में जो इंटेग्रल हमने परफॉर्म करना है दैट विल बी मच मोर सिंप्लीफाइड। तो this was a key point कि once you have defined this DE, incremental DE, you have to look for the symmetry of the problem and see कि if some of the components will cancel out, and then only work with the reduced form of the DE, ठीक है। और फिर उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसके बाद जो है हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन मिल जाएगी, द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। सो लेट्स लुक एट के जी बेसिकली इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे करना है, नाउ दैट यू नो के जी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। ओके, सो अगेन इन दिस केस द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड the distance vector r, उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो अगेन we'll assume कि जी we have a small incremental charge over here, ठीक है। so this is my incremental length dz, और इसके ऊपर चूंकि मेरी लाइन चार्ज रो एल है तो ये मेरा जो टोटल चार्ज हो गया वो रो एल डी जेड आ गया, राइट। So that is the total charge within this incremental length dz. तो इससे जो इस पॉइंट P तक जो जिसका के डिस्टेंस r था फ्रॉम द लाइन चार्ज, अब इस इंक्रीमेंटल लेंथ से इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो ऑफ कोर्स वो जो है वो बेसिकली मेरा ये ए आर वेक्टर जो है ये डिटरमिन कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया हुआ, ठीक है। एंड सिंस दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे पता है कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर पॉइंटिंग रेडियली आउटवर्ड्स। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट P के इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, लेट्स से कि दिस चार्ज इज प्लस Q ओवर हियर, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी, ठीक है। तो नाउ वी कैन बेसिकली डिफाइन ए आर, ठीक है, ए आर विच इज बेसिकली माई displacement vector from this point charge over here, you can say, or this charge Q over here to this point P, and you can see that it has two components, ठीक है। So it has this component Z and it has this component which is equal to R, ठीक है। So अगर मैं इस वेक्टर को देखूं तो बेसिकली वी हैव ये जो लेंथ है इसको हमने Z का है और ये जो लेंथ है इसकी वैल्यू R है। तो ये जो ए आर वेक्टर है इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस जी along z direction plus r along y direction, ठीक है। So
वाई नेगेटिव साइन हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ये जो इसका कंपोनेंट वेक्टर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये जो कंपोनेंट डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द नेगेटिव साइन फॉर द z कंपोनेंट प्लस r फॉर द y कंपोनेंट. Tas pevam panikar man ya ansı doğru. Taçın नाम गोड़ ऐसा क्या? अच्छा, आपकी आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल जम्बल्ड हो गई थी, मुझे आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही. काइंडली दोबारा रिपीट करेंगे. ओके, चलिए, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. तो इसमें फिर ये है कि आप जब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो देन यू कैन आस्क अगेन इफ यू हैव अ क्वेश्चन, राइट. अच्छा, इस केस में इनफैक्ट चूंकि हमने ये कहा था ना कि ये जो P पॉइंट है दिस कैन बी अराउंड एनीवेयर अराउंड दिस line charge. In fact, the good option would be instead of using y over here, we use r unit vector. ठीक है, so that we are in the cylindrical coordinates. ठीक है, cylindrical coordinates का जो r या radial unit vector है हम इसको वो असाइन कर देंगे कि ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज बेसिकली r और द रेडियल कंपोनेंट. ठीक है, यहाँ पे इसमें इस एग्जांपल में इसने उसको y लिखा हुआ है, लेकिन आई थिंक इट इज बेटर टू वर्क विद r because that is much more clear. ठीक है, तो यहाँ पे y है बेसिकली कंसिडर कीजिए that is r vector because this problem has a cylindrical symmetry, so we are working with the cylindrical coordinates rather than कि जी just मैं assume करूँ कि मेरा point जो है वो इधर y axis के along है. This is only true for this point जो मैंने choose किया जो y के along है. लेकिन remember मैंने ये कहा था कि जी it doesn't matter as long as कि जी आप एक cylinder इसके इर्द गिर्द बना लेते हैं और that point is on any can be on मतलब उसमें फाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए जो उसका सेकंड कंपोनेंट है विल टेक दैट आर कंपोनेंट रादर देन द वाई कंपोनेंट, क्योंकि वाई जो है वो बेसिकली दिस इस एक लाइन को स्पेसिफाई कर रहा है. तो होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर. सो दिस इज बेसिकली माय ए आर वेक्टर. ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस वेक्टर ऑफ दैट चार्ज और द पॉइंट फ्रॉम दैट चार्ज. इसका मैग्नीट्यूड मैं ले लेता हूँ, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट और उसका जो यूनिट वेक्टर है दैट इज सिंपली द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है, सो देन दिस बिकम्स माय यूनिट वेक्टर दैट इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन एंड यू कैन सी कि जी दिस इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ माय इलेक्ट्रिक फील्ड DE. जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड DE है इस स्मॉल q की वजह से वो इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है बिकॉज दिस इज प्लस चार्ज. तो प्लस चार्ज के केस में जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट पॉइंट्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज. तो यू कैन सी कि ये जो वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, देयर इज अ z कंपोनेंट एंड देयर इज अ r कंपोनेंट, द रेडियल कंपोनेंट एंड द z कंपोनेंट. एंड आपको याद होगा कि हमने कहा था कि इसका जो z कंपोनेंट है इट विल कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा q होगा उसका जो z कंपोनेंट होगा इसके ऑपोजिट होगा, तो बेसिकली द z कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट. तो इस वजह से यू विल सी कि जी वी कैन ड्रॉप दिस z कंपोनेंट लेटर ऑन. ओके, सो नाउ दैट वी हैव द यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, वी कैन बेसिकली फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर DE दैट इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड. जी जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने AR की जो डायरेक्शन ली है यूनिट वेक्टर की वो आपने E की डायरेक्शन में ली है, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि हम लोग ने यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में लेते हैं जिस डायरेक्शन में हमारे पास वो कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा होता है. तो रेडियस की डायरेक्शन आप यहाँ पे इस AR की बात कर रही हैं? यस सर. नहीं, ये जो यूनिट वेक्टर है ये तो सिंपली मैंने इसका कैलकुलेट कर लिया ना, ये मेरे पास वेक्टर था तो उसको डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. मैंने ये कहा है कि ये जो वेक्टर है मतलब ये बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यू कैन से दैट इज गिविंग मी द डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज टू दिस पॉइंट.
ठीक है। तो लेट्स से मेरा चार्ज इस जगह पे था, इसको मैंने dz से रिप्रेजेंट किया हुआ था, उससे यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसको जिसमें वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ उसको मैंने AR वेक्टर कह दिया, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन मैंने ऐसे ली है, राइट। मुझे नहीं समझ आई आप क्या कह रही है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में? सर वो इसलिए क्योंकि वो जो थर्ड चैप्टर पढ़ा था ना, तो इसमें AR हम लोग यूनिट वेक्टर के लिए यूज कर रहे थे। तो फिर वो होता है कि यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका वो कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा था। फॉर एग्जांपल अगर आपने y एक्सिस पे r लिया हुआ है, तो जिस डायरेक्शन में r इंक्रीज हो रहा होगा ना, तो उस डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो मैं वो समझ रही थी। अच्छा, हाँ नहीं, लेकिन वो जो यूनिट वेक्टर जिसकी आप बात कर रही है ना, वो तो होती है जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, राइट। जिस तरह x y या z है, तो उसकी हम जो डायरेक्शन लेते हैं वो यस हम सर। कहते हैं अलोंग द, तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है वो इस जनरल वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये इसकी, क्योंकि आपका जो यूनिट वेक्टर है वो किसी भी वेक्टर की बेसिकली उसकी डायरेक्शन को बता रहा होता है ना, राइट। सो दिस इज बेसिकली द यूनिट वेक्टर दैट इज जो है इस वेक्टर की डायरेक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। सो दिस इज नॉट द यू कैन से कि जी कोऑर्डिनेट एक्सिस यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो दिस इज डिफरेंट, ये इस वेक्टर की डायरेक्शन, और ये वेक्टर मैंने पहले से खुद डिफाइन किया है, क्योंकि ये मुझे एक डिस्टेंस चाहिए। मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए कि वो चार्ज से कितना दूर है पॉइंट, तो उसको मैं एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर उस वेक्टर से अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसकी जो है ना, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली इट विल बी अलोंग दिस यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। ओके, वो मैं पीछे पढ़ के आया हूँ कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज रेडियली आउटवर्ड्स। तो अगर आपको पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी। अगर आपका लेट्स से के चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पॉइंट पे यानी रेडियली इधर होगी। तो जहाँ पे चार्ज पड़ा होगा वहां से बेसिकली आप वेक्टर उस पे ड्रॉ करेंगे, तो वो उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो। So now we can basically find the incremental electric field, ठीक है। तो incremental electric field क्या है? सॉरी, इसमें ये इंटेग्रल साइन नहीं है, इसको ड्रॉप कर दें, दिस इज अ मिस्टेक। तो इसमें जो आपकी इंक्रीमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज बेसिकली विल अस्यूम कि जी दिस इज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल चार्ज, ठीक है। तो उस टोटल चार्ज को जो बेसिकली हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रो एल डी एल। डी एल इज द स्मॉल लेंथ, जिसको कि मैंने डी जेड कहा था। अल्टीमेटली विल कॉल इट डी जेड बिकॉज इट इज अलोंग द जी एक्सिस, बट फॉर द मोमेंट अस्यूम कि जी दिस इज स्मॉल इंक्रीमेंटल लेंथ डी एल। और जब मैं उसको लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल से मल्टीप्लाई करता हूँ, रिमेंबर इसके यूनिट्स क्या थे, कूलोम्स पर मीटर। तो जब इसको मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टोटल चार्ज आ गया इन कूलोम्स। रो एल डी एल विल बी द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। रिमेंबर कि उसका डिस्टेंस चार्ज का जो यहाँ पे पड़ा हुआ है डीएल के अंदर, उस पॉइंट से जिसके ऊपर के मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो वो नीचे आ गया आर स्क्वायर। तो ये सिंपली वही कूलोम्स लॉ ही है। और उसकी डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसके अलोंग है, ये ए आर के अलोंग है, इस यूनिट वेक्टर के अलोंग है, जो कि इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बेसिकली की डायरेक्शन है। तो जब मैं इन सब की वैल्यूज यहाँ पे प्लग इन की, ए आर की वैल्यू प्लग इन की, आर स्क्वायर की वैल्यू प्लग इन की, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गए, ठीक है। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि जो मेरी डी ई या इंक्रीमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, उसका एक जी कंपोनेंट है और एक उसका आर कंपोनेंट है। रिमेंबर दिस वाई वाज रेडियल वेक्टर आर वेक्टर। तो इस केस में हमने देखा था कि मेरे पास बेसिकली यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट निकल आए, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप था उसमें हमने देखनी थी सिमेट्री, और हमने कहा था सिमेट्री की वजह से उसका जो जी कंपोनेंट है बेसिकली वो अल्टीमेटली मुझे पता है कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं जब सबको सम करूंगा तो इसका इस रेंज में जो है ना बेसिकली जो जी है वो पॉजिटिव है, ऊपर जाके वो जी नेगेटिव हो जाएगा, और जब टोटल सम होगा तो वो सारे के सारे जो जी कंपोनेंट्स हैं वो अल्टीमेटली दे शुड कैंसिल आउट। तो इसका मतलब है कि मैं शुरू में ही उसको ड्रॉप कर सकता हूँ, सो दैट माय इंटीग्रेशन इज सिंपल, ठीक है। तो उसकी बजाय कि मैं पूरी उसको इंटीग्रेशन में रखूँ और एंड पे लिमिट्स डालूँ तो तब वो कैंसिल हो,
तो वो दैट बिकम्स वेरी कम्बरसम, तो उसकी बजाय मैं z को शुरू में ड्रॉप कर सकता हूँ और जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, व्हेन आई डू द इंटीग्रेशन, तो यू कैन सी कि जी मैंने उसको ड्रॉप कर दिया हुआ है जो मेरा z का कंपोनेंट था, एंड नाउ आई हैव ओनली द r कंपोनेंट दैट रिमेन्स, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जी व्हाई यू हैव ड्रॉप्ड इट, व्हाट इज द रीजन। तो अब जो आखिरी स्टेप है उसमें बेसिकली वी हैव टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या है कि जी ये जो मेरा dl है, रिमेंबर दिस वाज इक्वल टू dz, तो दिस इज बेसिकली इंटीग्रेशन अलोंग z एक्सिस, ठीक है। तो मेरे पास जो इंक्रीमेंटल चार्ज था वो वेरी कर रहा है फ्रॉम -z टू +z, और रिमेंबर दैट वाज एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज, तो बेसिकली उसकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होगी फ्रॉम -∞ से +∞ होगी because we are assuming कि जी that is कि जो मेरी जो line charge है that is extending towards infinity, ठीक है। So again this is a theoretical case, this is not a practical case. You cannot have a line charge that is extending towards infinity in real life. So the next step is to do the integration, ठीक है। So this is a slightly bit complicated integration, ठीक है। तो इसमें z square plus r square raised to power 3/2, तो उसके जो है ना we will use the formula to integrate this expression, ठीक है। इस केस में जो मेरा वेरिएबल है ना that is dependent on z, that is only this small z over here, ठीक है। जो मेरा r है डिस्टेंस, रिमेंबर r जो था वो सिलेंडर का रेडियस था, ठीक है। तो दिस इज कांस्टेंट, ये z के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इट डजंट मैटर कि आप कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ये जो r है इसकी वैल्यू सेम रहेगी, तो दिस इज कांस्टेंट, तो आई कैन बेसिकली टेक इट आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, तो ये मेरा r जो है यहाँ पे आ गया, यू कैन सी। and then if you apply this formula, so basically this is your result of the integration, z over r square under root r square plus z square, ठीक है। and when you apply the limits of integration from -∞ to +∞, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि मेरे पास z की जगह पे ऑफ कोर्स मैंने लिमिट्स अप्लाई की, तो यहाँ पे मेरे पास इन्फिनिटी है, यहाँ पे मेरे पास नीचे भी इन्फिनिटी आ गया, इसी तरह यहाँ पे -∞ और -∞ आ गया, ठीक है। तो here you can see कि we have an infinity in the numerator and we have an infinity in the denominator multiplied by a constant, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इफ यू अगर आपने लिमिट्स वगैरह में ये चीज स्टडी की हो, तो बेसिकली द इन्फिनिटीज कैन कैंसल आउट इफ यू हैव एन इन्फिनिटी ऑन टॉप एंड इफ यू हैव इन्फिनिटी इन द डिनोमिनेटर, यू कैन कैंसल देम आउट। यहाँ पे चूंकि दिस इन्फिनिटी इज मच लार्जर देन दिस आर, तो हमने इसको जब उस पर सम हो रही थी, इन्फिनिटी के अंदर जब कोई चीज सम होती है तो दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो बेसिकली इस वजह से हमने इसको इन्फिनिटी लिख लिया था। तो यहाँ पे ये इन्फिनिटीज कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ पे भी ये इन्फिनिटीज नेगेटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, सॉरी इन्फिनिटी इन्फिनिटी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड दिस नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन के साथ मिलके यहाँ पे पॉजिटिव साइन दे देगा। तो वी हैव 1 over r square plus 1 over r square terms over here. So again this step might be a little bit tricky for you if this is new, but please keep in mind that you can cancel out the infinities in this way. So ultimately I have 1 over r square term plus 1 over r square term, so basically I have 2 over r squares. तो ये ऊपर मेरे पास एक r था, ये स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, और ये जो 2 है ये 4 के साथ इसको करके मेरे पास नीचे 2 आ गया। तो अल्टीमेटली वी हैव दिस एक्सप्रेशन E which is rho L over 2 pi epsilon multiplied by R, where R is the distance from the line. Remember this is not capital R, capital R ये था वो उस Q का जो डिस्टेंस था उस पॉइंट के साथ, this R is basically the distance of the point उस लाइन, उसका जो कह लें कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, and of course and the electric field would be radially outwards, ठीक है। यहाँ पे y की वजह पे we have the radial unit vector r, ठीक है। तो it doesn't matter कि ये पॉइंट इस r से यहाँ पे है, यहाँ पे है या किस साइड पे है, लेकिन this is the more general expression, rho L over 2 pi
epsilon r. And you have to remember basically this expression, because you'll see that you can use this expression later on. For example, let's say कि अब आपके पास एक sheet of charge है, ठीक है? तो अब उसमें जब आपने एक लाइन चार्ज का जो है ना इन्फिनिट, अगर आपके पास एक शीट चार्ज है तो आपने एक लाइन चार्ज की एक्सप्रेशन फाइंड कर ली है, तो अब शीट के लिए क्या है कि आप ये वाली एक्सप्रेशन लेके इसको डीई कंसिडर कर लें, स्मॉल इंक्रीमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन लाइन, और उसको इंटीग्रेट कर लें लेट्स से फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अलोंग एक्स फॉर एग्जांपल। तो वहां से बेसिकली आप एक शीट ऑफ चार्ज की जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यू कैन सी कि जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के केस में द प्रॉब्लम्स कैन बी बिल्ड ऑन वन अनदर। जो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है ये सिंपली ये नहीं है कि जी चार्जेस के लेवल पे अप्लाई हो रहा है, बल्कि ये इवन डिस्ट्रीब्यूशंस के लेवल पे भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। वन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन यू कैन इंटीग्रेट इट अलोंग लेट्स से अनदर एक्सिस एंड देन यू कैन convert a line integral to a surface integral and so on and so forth. So ये जो इस तरह की mathematical intuition है, this is very very important, and you can only develop this intuition when you solve this problem by hand. जब आप इनकी practice करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि अच्छा ये problem को इस तरीके से solve कर सकते हैं, इसको यहाँ पे use कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी symmetry है, यहाँ पे ये चीज़ें cancel out हो सकती हैं and so on and so forth. And this would be very very essential for you for problem solving in this course. So this is the final expression. You will see कि जी जब हम बाद में जाके गॉसेस लॉ पढ़ेंगे तो गॉसेस लॉ में यही जो रिजल्ट है कि हम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा सिंपली गॉसेस लॉ को यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जबकि ये अभी हमने जो इसको कह लें कि कूलोम्स लॉ के थ्रू किया है, ठीक है। इसकी एक्सप्रेशन एक छोटे से चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके उसको integrate करके, तो that was not that straightforward, that was not that simple, but you can solve the same problem in one or two lines by applying Gauss's law. तो अभी चंद slides के बाद basically we are going to see that. Okay, so that was the first example जिसमें कि मेरे पास एक infinite line charge था. So let's look at second example which is slightly more difficult, or you can say not difficult but कह लें कि this is again in this case we have, instead of a line charge we have a ring of charge, ठीक है। So we have a ring like this. तो आपके पास एक circular ring है और उसके ऊपर आपकी जो है ना लेट्स से कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रो एल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यू कैन से कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो द रो एल वैल्यू इज सेम एवरीवेयर ओवर दिस रिंग, ठीक है। एंड दिस रिंग ये वन डायमेंशनल रिंग है, ठीक है। उसका ये नहीं है कि उसकी कोई विड्थ नहीं है या उसकी कोई हाइट नहीं है। तो थिंक ऑफ इट एज अ रिंग जो कि एक सर्कल है बेसिकली, ठीक है, लाइक दिस। सो अगेन दिस इज अ लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो दिस इज अ लाइन चार्ज, तो दिस इज अ लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका कोई, चूंकि मैंने बताया था कि इसकी कोई विड्थ नहीं है, इसका कोई एरिया नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, तो दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो अ लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज आल्सो अ 1D इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगेन इस केस में मेरे पास जो लाइन चार्ज डेंसिटी गिवन है उसके जो यूनिट्स हैं वो कूलम्स पर मीटर में है, ना कि कूलम्स पर मीटर स्क्वायर या कूलम्स पर मीटर क्यूब के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे मेरे से पूछा यह गया कि जी वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है ले लें, लेट्स से कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है P, चूंकि वो जेड एक्सिस पे है तो उसके यू कैन से कि जी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं, तो उसकी बेसिकली जेड के अलॉन्ग लेट्स से कि उसका जो उसको मैंने H से रिप्रेजेंट कर दिया, तो दैट इज सिंपली द हाइट, यू कैन से कि जी ऑन टॉप ऑफ द रिंग, बट दिस H is basically the distance positive z from the origin, and we'll assume that it is centered at the origin to simplify problem और उसमें उसकी सिमेट्री को देखने के लिए। ये जो रिंग है इसका जो रेडियस है वो हमें गिवन है, दैट इज स्मॉल b, ठीक है। स्मॉल b इज द रिंग ऑफ द रेडियस ऑफ द रिंग, सॉरी। तो इसमें भी हमारे वही स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने इसमें किस तरह की सिमेट्री है, क्या किस तरह की
कोऑर्डिनेट्स में अगर हम काम करें तो हमारे पास जो है ना वो क्या लें कि ज़्यादा इजी होगा। फिर हमें इसी तरह हमें जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम स्मॉल चार्ज अज्यूम करते हैं रिंग के ऊपर, जिसकी वजह से हम इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, जिसको हम डी कहेंगे, इंक्रीमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो उसको बेसिकली हमने r1 डैश वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बोल्ड में है, तो दैट मीन्स कि दिस इज अ वेक्टर r1 डैश, एंड अगेन दिस इज पॉइंटिंग फ्रॉम द चार्ज टू दैट पॉइंट। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वही मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड DE की डायरेक्शन होगी, DE1 की, लेट्स सपोज। फिर उसके बाद हम देखेंगे दोबारा कि जी क्या कोई सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। जब हमने DE की एक्सप्रेशन लिख ली इन टर्म्स ऑफ दिस AR, R एंड AR हैट, तो विल सी कि जी क्या कुछ कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो सकते हैं मेरी इंक्रीमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें जो मेरा प्रॉब्लम है, तो इट हैज़ a Z component that is along Z and then a radial component which is along R, ठीक है। और again if you look at another charge, मतलब जो इसके opposite पे जो चार्ज पड़ा हुआ है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ड्रॉ करेंगे, क्या like this, let's call it DE2, so let's say that this was the DL2, इसके ऊपर उतना ही चार्ज है क्योंकि चार्ज जो डेंसिटी थी रो एल वो यूनिफॉर्म है, राइट। तो ये नहीं है कि जी यहाँ पे कम चार्ज है यहाँ पे ज्यादा चार्ज है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होती तो फिर ऑफ कोर्स इसका जो DE1 और DE2 का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता। अगर उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता तो उनके कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होता, और इसका मतलब ये हुआ कि कंपोनेंट्स एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं हो सकते थे। तो ये यू हैव टू बी केयरफुल कि जी यहाँ पे चूंकि मेरे पास उसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तो वी हैव सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, तो जो ऑपोजिट एक दूसरे के ऑपोजिट पड़ा हुआ है उनकी उसकी जो कह लें कि आर कंपोनेंट्स हैं, दे आर सच दैट दे विल कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो उसके यहाँ पे उसका आर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है और उसका जी कंपोनेंट जो है वो ऐड हो रहा है। पहली एग्जांपल में हमने देखा था कि उसका जी कंपोनेंट जो था वो कैंसिल आउट हो रहा था, ठीक है, और जो उसका आर कंपोनेंट था वो ऐड हो रहा था। यहाँ पे बिल्कुल उसके उल्ट है। यहाँ पे हमारे केस पे उसके जो मेरा प्रॉब्लम है वो ऐसा है कि उसमें बेसिकली जो इनका आर कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो रहा है बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम, और जो जी कंपोनेंट है बेसिकली वो एक दूसरे के अलॉन्ग है। तो यू कैन से कि दैट इज बेसिकली सिंपली बीइंग एडेड अप। सो वी हैव टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन ओनली ऑन द जी कंपोनेंट रेदर देन ओवर बोथ आर एंड जी कंपोनेंट। अगर आप आर के ऊपर भी करेंगे तो यू अल्टीमेटली विल गेट जीरो रिजल्ट, इट विल गेट कैंसल्ड आउट। लेकिन ऑफ कोर्स उस केस में जो इंटीग्रेशन आपको करनी पड़ेगी दैट वुड बी मच मोर कॉम्प्लेक्स, और यू वांट टू अवॉइड दैट। ओके, एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें इंटीग्रेशन किसके अलॉन्ग करनी है, तो यू कैन सी कि सिंस दिस इज अ रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर, तो वी इट्स बेटर टू इंटीग्रेट इन टर्म्स ऑफ फाई कोऑर्डिनेट d5, ठीक है। तो ये जो हमारी लेंथ है DL, यू विल सी कि जी हम इसको बाय यूजिंग द फॉर्मूला आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला है r थीटा, तो इसमें जो लेट्स से कि जी दिस एंगल, दिस स्मॉल एंगल इज d5 जो कि मेरा DL सबटेंड कर रहा है, then this DL I can write it as B multiplied by D5 where B is the radius of this ring, ठीक है। B into D5, this is my DL, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं DL पे इंटीग्रेट करूंगा तो मैं एक्चुअली D5 पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरी D5 की रेंज कितनी है, वो 0 से 2 पाई तक है क्योंकि वो कंप्लीट सर्कल है। तो अगर इसमें पूरे के ऊपर इसको इंटीग्रेट करना चाहूंगा तो दैट इज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। तो यहाँ से मेरे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस भी आ गई और अल्टीमेटली आई हैव टू डू इज जस्ट टू परफॉर्म द इंटीग्रल, ठीक है। सो दिस ऑल दिस वर्क यू हैव टू डू इन योर हेड बिफोर, मतलब अपनी जो प्रॉब्लम है उसकी फिगर बनाएं, ठीक है। उसमें देखें कि जी कौन सा पॉइंट है किसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, उसके सारे डिस्टेंसेस को लेबल करें, ठीक है। उसके लेट्स से कि अगर वो z के अलॉन्ग वो पॉइंट है तो किस z की वैल्यू मतलब वहाँ पे उस पॉइंट की कितनी है। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास वो h है, रिंग है तो उसका रेडियस कितना है, वो डिस्टेंस है तो वो r डैश उस वेक्टर को वो करें, ठीक है। तो
तो फिर वहां से आप वेक्टर्स सारे देखें, सिमेट्री से कौन कौन से वेक्टर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली actually you have to do this, you should do this before starting to solve this this problem. Okay, so now we can basically move on to actually looking at the solution. ठीक है, तो इस केस में भी यू कैन सी कि जी सबसे पहले तो हमें जो है ना अपना ए आर वैक्टर लिखना है। ठीक है, तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर फ्रॉम दिस चार्ज क्यू ओवर हियर, जो कि मेरा रिंग चार्ज का छोटा सा चार्ज है, और उससे इस पॉइंट पी तक का जो वेक्टर है, ठीक है, दैट इज माय वेक्टर। लेट्स से यू कैन से कि जी दैट इज ए आर, जिसको कि यहाँ पे हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ। अगेन वो कैसे लिख सकते हैं, you can see कि जी it is made up of these two components। यहाँ से अगर मैं इधर जाऊं तो ये मेरे पास एक ये इसका रेडियल डायरेक्शन में एक r कंपोनेंट है, और एक z की डायरेक्शन में उसका h कंपोनेंट है, उसकी हाइट, पॉइंट की जो हाइट है, और जो रिंग का रेडियस है। एंड दिस इज कांस्टेंट, इट डजंट मैटर कि जी आपका dl कहाँ पे था। आपका dl अगर यहाँ पे भी होता तो वहां पे भी आपका ये r प्लस h के बराबर होना था। ठीक है, आपका वेक्टर। तो यू कैन सी के जी बेसिकली यू कैन राइट इट एज नेगेटिव बी आर। अगेन क्योंकि नेगेटिव किस लिए, क्योंकि ये मेरा वेक्टर जो है इनवर्ड्स है टुवर्ड्स द सेंटर, जबकि जो आर वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड्स होती है, फ्रॉम द सेंटर टू आउटवर्ड्स डायरेक्शन। सो दैट्स व्हाई वी हैव द नेगेटिव साइन ओवर हियर। सो नेगेटिव बी आर प्लस एच जी। तो ये बेसिकली मेरा जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए आर, जो कि उस चार्ज से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को कह लें कि रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मेरे पास ये वेक्टर आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड स्ट्रेट फॉरवर्ड है बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, राइट। तो उसका यूनिट वेक्टर क्या है, द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास यूनिट वेक्टर भी आ गया। तो यहाँ से मेरे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी डीई, उसके कंपोनेंट्स आ गए, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इस यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग पॉइंट कर रही है। तो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक आर कंपोनेंट है और एक एच कंपोनेंट है, और मुझे पता है कि सिमेट्री से उसके आर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दैट मीन्स कि जो उसका जी कंपोनेंट है, सिर्फ मुझे उसको उसके ऊपर इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी। तो बेसिकली दिस इज द सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने वो पहले वेक्टर और उसके यूनिट वेक्टर्स जो है वो फाइंड कर लिए हैं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया। यहाँ पे यू कैन सी के जी ये ड्यू टू दिस एलिमेंट्स 1 and 2, ठीक है, ये जो ग्रीन एलिमेंट है और ब्लू एलिमेंट है, इनके ये जो E1R और E2R जो है ये आपस में ऑपोजिट हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। जबकि जो उनके जी कंपोनेंट्स हैं वो सम अप हो रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगले स्टेप पे मैंने डीई की एक्सप्रेशन लिख ली, ठीक है। डीई की एक्सप्रेशन क्या है, रो ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर along द यूनिट वेक्टर रेडियल वेक्टर आर, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। रो एल ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर, तो ये बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रेज़ पर 3/2 आ गया, और ऊपर ये मेरे यूनिट वेक्टर का जब मैंने यूनिट वेक्टर की जगह पे ये पुट किया तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन आ गई, और जब आर की जगह पे ये प्लग इन किया, तो नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर माय डीई। तो सिमेट्री, यस देयर इज अ सिमेट्री, आर टर्म विल डिसअपीयर ड्यू टू द सिमेट्री। तो बेसिकली इस चीज को मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है, माइनस बी आर वाली टर्म को। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, पाई की लिमिट्स 0 से 2, फाई की लिमिट्स जो है 0 से 2 पाई तक है इफ यू वांट टू गो ओवर द इंटायर सर्कल। और उस केस में जो रेडियस है आर की वैल्यू वो बी है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि दैट्स अ रिंग ऑफ चार्ज। तो ये वैल्यूज जो मैं इसमें प्लग इन करूंगा अपने एक्सप्रेशन में, तो dl को मैंने रिप्लेस कर लिया r इंटू डी फाई, वेयर r इज इक्वल टू स्मॉल b, तो दिस इज b इंटू डी फाई हो गया। और फाई की वैल्यू जो है 0 से 2 पाई, उसकी मैंने लिमिट्स पुट कर दी, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हर चीज को आपने देखना है कि इसमें कौन कौन सी चीज कांस्टेंट है फाई के हिसाब से, क्योंकि आप जो इंटीग्रेट कर रहे हो वो फाई के हिसाब से कर रहे हो। तो यू हैव टू लुक एट कि जी ये जो सारी चीज, ये जो इस रेड बॉक्स में सारी एक्सप्रेशन है, इसमें फाई के साथ क्या क्या चीज चेंज हो रही है। अगर मैं जब फाई को चेंज कर रहा हूं तो क्या इनमें से कोई चीज चेंज हो रही है?
अगर आप रो एल को देखें तो वो मेरी कांस्टेंट है, क्योंकि दैट्स उसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है थ्रू आउट द रिंग, तो इसको मैं बाहर लेके आ सकता हूँ इंटीग्रल से, ठीक है। एच क्या चीज़ है? एच हाइट है उस पॉइंट की, तो वो भी कांस्टेंट है, तो मेरा पॉइंट जो है वो मूव नहीं कर रहा, तो उसको भी मैं बाहर लेके आ सकता हूँ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मुझे पता है कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर लेके आ सकता हूँ। ये जो बी है ये रिंग का रेडियस है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, इट डजंट मैटर कि मैं रिंग के ऊपर कहाँ पे हूँ, जो उसका रेडियस है वो हमेशा बी रहेगा, तो ये भी बाहर आ सकता है। तो यू कैन सी कि जी ऑल ऑफ देम आई कैन ब्रिंग आउटसाइड, एंड इवन ये बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, ये सब टर्म्स बाहर आ गए। तो इसमें से कोई भी जो चीज़ है वो ऐसी नहीं है कि जो फाई के साथ वेरी कर रही हो। एंड इवन दिस जी हैट वेक्टर, ठीक है, ये बेसिकली जो अपने वेक्टर्स को भी आपने देखना है, जो यूनिट वेक्टर्स हैं, यू हैव टू सी कि जी क्या वो भी कांस्टेंट है या नहीं है। तो जो जी हैट है, ठीक है, इट डजंट मैटर कि जी आप रिंग में कहाँ पे हैं, वो जी हैट हमेशा अपवर्ड पॉइंट करेगा, राइट। तो उसकी जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट है। आपके जो जी हैट वेक्टर है, जो यूनिट वेक्टर जी है, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही जबकि आप फाई के अराउंड मूव कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड यू कैन ब्रिंग इट आउटसाइड एज वेल, ठीक है। तो अल्टीमेटली अंदर आपके पास कुछ भी नहीं बचा, एंड यू हैव बेसिकली सिंपली डी फाई, ठीक है, और उसकी लिमिट्स 0 से 2 पाई है। तो इसकी वजह से आपके पास सिंपली एक 2 पाई की टर्म आ गई, ठीक है। जब आपने उसके अंदर लिमिट्स पुट की तो ये जो 2 पाई है ये इस 4 पाई के साथ कैंसिल आउट होकर नीचे मेरे पास 2 आ गया। तो अल्टीमेटली आई एम लेफ्ट विथ this expression over here, rho L over 2 epsilon BH divided by B square plus H square 3 by 2, and in this case you can see कि my electric field is pointing in the Z direction, तो उसका सिर्फ Z component है, क्योंकि उसका जो phi component, जो R component था वो cancel out हो गया था। So this is basically the final result, final expression. So hopefully now with these two examples you have a much better idea कि जिस तरह के problems को किस तरीके से solve करना है, and उसके जो steps है one by one, how to go through all these steps. Okay, so that was basically the first method of calculating the electric field, जिसमें कि आप क्या लेंगे उसको एक तरह का by Coulomb's law के थ्रू आप find कर रहे हैं, ठीक है। आप एक small चार्ज एलिमेंट लेते हैं dq, या कह लें कि आप इंक्रीमेंटल लेंथ लेते हैं, इंक्रीमेंटल सरफेस लेते हैं, इंक्रीमेंटल वॉल्यूम जिसके ऊपर चार्ज है, और उसकी वजह से एक पॉइंट के ऊपर आप dE फाइंड करते हैं, और फिर उस dE को इंटीग्रेट करते हैं ओवर दैट इंटायर लेंथ या ओवर दैट सरफेस या ओवर दैट वॉल्यूम, तो और फिर उससे आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाती है। द सेकंड मेथड इज बेसिकली बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, ठीक है। गॉसेस लॉ क्या कहते हैं? अगर आपको याद हो तो जो पहली एक्सप्रेशन थी मैक्सवेल्स इक्वेशंस की, तो बेसिकली वो ये थी डेल डॉट टी इज इक्वल टू रो वी, ठीक है, कि जी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और हमने कहा था कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दे आर रिलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E, ठीक है, फिर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। और हमने कहा था कि जी हम लोग अस्यूम करेंगे कि जो हमारे जितने मीडियम है जो इस कोर्स में हमने अस्यूम करेंगे दे आर यूनिफॉर्म मीडिया, तो उनकी जो एप्सिलॉन है वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक हिस्से में एप्सिलॉन की और वैल्यू है मीडियम के, दूसरे हिस्से में उसकी और वैल्यू है, तीसरे हिस्से में और वैल्यू है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही एक्स वाई जी के साथ। यानी कि अगर मैं मीडियम के अंदर मूव कर रहा हूँ तो लेट्स से कि मेरी जो एप्सिलॉन है वो हमेशा सेम रह रही है, वो कांस्टेंट रह रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे डी को रिप्लेस कर देता हूँ एप्सिलॉन ई से, बिकॉज दिस इज डेल डॉट डी, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया डेल डॉट एप्सिलॉन ई, ठीक है। और ये डेल क्या चीज़ थी? ये आपके एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, राइट, जो डाइवर्जेंस था क्या, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी। और अभी मैंने कहा कि मेरा जो एप्सिलॉन है वो कांस्टेंट है, वो तो
एक्स वाई और जी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, दैट्स अ कांस्टेंट, सो आई कैन ब्रिंग दिस एप्सिलॉन आउट ऑफ दिस ऑपरेटर, तो ये इसके बाहर आ सकता है। और जब ये बाहर आया एप्सिलॉन, तो इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जा सकता हूँ ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, तो वहां से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो वी ओवर एप्सिलॉन। तो यू कैन सी कि जी ये जो इक्वेशन है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग जो कि शुरू में मेरे पास इक्वेशन थी, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, एंड दिस बेसिकली इज द गॉसेस लॉ। ठीक है, so this is the Gauss's law which says कि जी divergence of electric field at a point is equal to this thing over here, that is the volume charge density at that point divided by the epsilon. अच्छा, अब अगर मैं तो इसको कहते हैं जी दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म, यहाँ पे डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा हुआ। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ ओवर द वॉल्यूम, लेट्स से कि मेरे पास एक वॉल्यूम है V, और उस टोटल वॉल्यूम में मेरे पास एक चार्ज है Q, ठीक है, ये कैपिटल Q। तो अगर मैं दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर लेता हूं तो ऑफ कोर्स जो चार्ज डेंसिटी है वो मुझे टोटल चार्ज Q देगी, क्योंकि उस पूरे वॉल्यूम में जो टोटल चार्ज है वो Q है। तो अगर मैं चार्ज डेंसिटी को इंटीग्रेट करता हूं उस पूरे वॉल्यूम के ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पे Q आ गया। और अगेन दिस एप्सिलॉन इज कांस्टेंट, तो ये बेसिकली मेरे साथ वैसे ही वापस आ नीचे आ गया। दूसरी साइड पे मेरे पास वॉल्यूम इंटेग्रल आ जाएगा इस डाइवर्जेंस की क्वांटिटी का, डेल डॉट ई का जो वॉल्यूम इंटेग्रल ओवर दैट वॉल्यूम जिसके अंदर के ये चार्ज Q है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली दिस इज, यू कैन से कि जी दिस इज द इंटेग्रल फॉर्म ऑफ द गॉसेस लॉ, एंड इनफैक्ट यू कैन से कि जी दिस इज द फर्स्ट इंटेग्रल फॉर्म, क्योंकि वी कैन वी हैव अ फर्दर ट्रिक अप आवर स्लीव, जिसमें कि हम डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करके, अगर आपको याद हो कि हमने कैलकुलस वाले चैप्टर में डाइवर्जेंस थ्योरम देखा था, जिसमें वो क्या होता थी कि डाइवर्जेंस ओवर अ वॉल्यूम is equal to this thing, right? तो बेसिकली आपका जो जो वॉल्यूम इंटेग्रल था उसको हम सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट कर सकते थे by using the divergence theorem, because we said कि जी del dot E dV उसको बेसिकली आप उस वॉल्यूम की सरफेस जो उसकी क्लोज सरफेस है उसके ऊपर E डॉट ds की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो by using divergence theorem you have this expression which is the same as this expression, and you can say that this is the second form, second integral form of the Gauss's law. ठीक है, और generally we this is the most commonly used form, या इस फॉर्म में बेसिकली हम जो है इसको अप्लाई करते हैं Gauss's law को to find electric field. अच्छा, अब अगर आप इस फॉर्म को देखें, सेकंड फॉर्म को देखें, तो ये हमें क्या बता रही है? ये हमें ये बता रही है, ये जो आप इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये कह रही है कि जी इफ़ यू हैव अ क्लोज सरफेस, ठीक है, रिमेंबर ये जो सर्कल था इंटेग्रल के ऊपर, ये बता रहा था कि ये जो सरफेस इंटेग्रल है ये क्लोज सरफेस है, राइट? ये जो मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, अगर उसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट ले लें जो कि उसका जो यूनिट वेक्टर ds के अलॉन्ग है, E डॉट ds क्योंकि आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और उस नॉर्मल कंपोनेंट को सम कर लें, ठीक है, तो बेसिकली दैट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज डिवाइड बाय दिस एप्सिलॉन जो कि उस सरफेस के अंदर है। ठीक है, अब जनरली हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी होती है वो गिवन होती है, जैसे कि अभी हम पीछे एग्जांपल देख के आए हैं कि आपके पास एक लाइन चार्ज थी, तो उसके पास रो एल आपको गिवन थी, जिससे आप टोटल चार्ज Q फाइंड कर सकते हैं ऑफ द एंटायर लाइन चार्ज। इसी तरह रिंग के केस में भी हमारे पास जो थी ना वो रो एल गिवन थी, तो उसके टोटल चार्ज भी आप फाइंड कर सकते हैं रो मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बी, क्योंकि 2 पाई बी उसका सर्कमफ्रेंस था। तो बेसिकली चार्ज अक्सर हमारे पास गिवन होता है, जो प्रॉब्लम में ना चार्ज इज नोन, एप्सिलॉन मटेरियल का आप पता कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, आपके पास होता है। तो आप उसमें जो हम इंटरेस्टेड होते हैं वो है ई फाइंड करने में। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये जो गॉसेस लॉ है, दिस गिव्स अस अ वेरी क्लेवर वे ऑफ
finding an electric field for certain problems where we have some useful symmetry. ठीक है, जहाँ पे आपके पास सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होती है वहाँ पे बेसिकली हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं. वाई वी नीड सिमेट्री? सिमेट्री इसलिए हम फाइंड करना चाहते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यू कैन सी कि जी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज बेसिकली इनसाइड द इंटीग्रल साइन, राइट? सो what you want to do is you want to bring it outside the integral sign. ठीक है, आप इसको चाहते हो कि वो इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप ई को फाइंड करना चाह रहे हो, राइट? इंटीग्रल के अंदर ई को फाइंड करना तो वो तो फिर यही है कि आप इंटीग्रल इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करें, एंड दैट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो बेसिकली व्हाट यू वांट टू डू इज कि जी यू वांट टू ब्रिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ दिस इंटीग्रल साइन. और वो कब आप ब्रिंग कर सकते हो, वो कैसे आप इसको बाहर लेके आ सकते हो? व्हेन यू कैन थिंक ऑफ अ सरफेस, जब एक ऐसी क्लोज सरफेस आप अस्यूम कर सकते हो जिसके ऊपर के इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है. ठीक है, उसके ऊपर के वो वेरी नहीं कर रही, यानी उस पूरे सरफेस पे जब आप इंटीग्रेट, जब आप मूव आउट कर रहे हो तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज नहीं हो रही, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है. तो देन यू कैन ट्रीट इट एज अ कांस्टेंट एंड यू कैन ब्रिंग इट आउटसाइड द इंटीग्रल साइन. सो दिस इज द ट्रिक कि जी आपके गॉसेस लॉ जब भी आपने अप्लाई करना है, यू हैव टू थिंक ऑफ अ सरफेस. आपने अपना प्रॉब्लम देखना है कि क्या कोई इसकी ऐसी सिमेट्री है कि हम कोई ऐसी सरफेस, क्लोज सरफेस अस्यूम कर सकते हैं जिसमें कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, यानी कि उसके ऊपर, पूरी सरफेस के ऊपर. एंड ऑल्सो यू कैन से कि इट इज यूनिफॉर्म एंड इट इज अलोंग अलोंग ds. ठीक है, या उसके जो ds जो उसका वेक्टर है उसके अलोंग, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि जी जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हो, क्योंकि दिस वेक्टर ds इज नॉर्मल वेक्टर ऑफ योर सरफेस. तो वी वांट कि जी आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हर पॉइंट पे सरफेस के ऊपर या नॉर्मल हो या टेंजेंशियल हो, क्योंकि अगर वो टेंजेंशियल होगा तो फिर E डॉट ds जीरो हो जाएगी, राइट? तो उस केस में भी हम उसको एक फैक्टर यू कैन से कि जीवन आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरे का पूरा फैक्टर वो जीरो हो गया किसी एक सरफेस पे. तो आप उस पर इस तरह की सरफेसेस चूज करना चाह रहे हो जहाँ पे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो उस सरफेस से, या वो उसके टेंजेंशियल हो. अगर वो टेंजेंशियल होगी तो उसके ऊपर वो आपकी सारे के सारा ई डॉट ds जीरो हो जाएगा, और अगर वो नॉर्मल होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सिंप्लीफाई हो जाएगी, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा. ठीक है, और पीछे आपके पास सिर्फ एक सरफेस इंटीग्रल बच जाएगा, यानी कि आपने उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है उस क्लोज सरफेस का. ठीक है, जिस सरफेस के ऊपर आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं. और उसके बाद यू कैन सी कि जी दिस बिकम्स वेरी सिंप्लीफाइड, एंड फ्रॉम देयर यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द, यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, so the key to applying the Gauss's law is to define a Gaussian surface. ठीक है, आपने एक ऐसी क्लोज सरफेस चूज करनी है where we have the electric field is perpendicular everywhere on the surface and the magnitude of the electric field is same everywhere on the surface. उसका magnitude same हो ताकि हम उसको constant समझ के ट्रीट करके इंटीग्रल साइन से बाहर लेके आ सकें, और उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल हो या उसके अलोंग द ds हो, ताकि वो E डॉट ds भी सिंप्लीफाई हो जाए. cos थीटा जो है, cos जीरो जो है वो 1 हो जाएगा. So let's apply this Gauss's law to the problem of the infinite line charge problem, जो कि हम पीछे करके आ रहे हैं कि infinite line charge हमने कैलकुलेट की थी by using Coulomb's law, लेकिन अब हम कहते हैं कि ये Gauss's law के केस में हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इसमें पहला स्टेप क्या है कि जी हमें गाउसियन सरफेस फाइंड करनी है. ठीक है, तो अगेन अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जी इस जो प्रॉब्लम है इसकी जो सिमेट्री है वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, राइट? तो अगर मैं इसके इर्द गिर्द एक सिलेंड्रिकल सरफेस अस्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि ये जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, दिस कर्व्ड सरफेस, इस सब का जो डिस्टेंस है, इसके ऊपर जो मर्जी पॉइंट है उसका डिस्टेंस जो है वो r है फ्रॉम द लाइन चार्ज.
ठीक है, तो सो द डिस्टेंस इज द सेम। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे चूंकि इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है चार्ज से, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो दैट मीन्स कि मेरे पास अगर मैं एक सिलेंडर एज्यूम करता हूँ तो उसमें उसकी जो कर्व्ड सरफेस है उसके ऊपर मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होगा। और मुझे ये भी पता है कि वो इट मस्ट बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि ये मेरा जो चार्ज है वो सेंटर में एट द सेंटर ऑफ द सिलेंडर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली पॉइंटिंग आउटवर्ड्स एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ दैट सिलेंडर, ठीक है। तो इट्स का मतलब ये हुआ कि जो ds है, जो इसमें मैं ds डिफाइन करूंगा, जो ds का जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस है और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी परपेंडिकुलर है, सो दे आर बेसिकली पैरेलल। तो E डॉट ds जो है वो भी मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि दे आर इन द सेम डायरेक्शन। बट रिमेंबर कि जी हमें क्लोज सरफेस चाहिए थी, राइट। तो हम सिंपली ये नहीं अस्यूम कर सकते कि मेरे पास एक सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस जो है वो क्लोज सरफेस नहीं है, इसके ऊपर भी एक सरफेस है और इसके नीचे भी एक सरफेस है, राइट। तो वी हैव ऑल्सो टू टेक इनटू अकाउंट ये जो ऊपर वाली सरफेस है और ये जो नीचे वाली जो मैंने टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर और बॉटम सरफेस ऑफ द सिलेंडर है, इसको मिला के जो है ना मेरे पास सिलेंडर की क्लोज सरफेस बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे E डॉट ds इसके ऊपर भी इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहाँ पे तो R की वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। इसका मतलब है कि इसके ऊपर तो मेरी E की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज टेंजेंशियल टू दीज सर्फेसेस, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स है, तो E field is parallel to this surface, top surface and bottom surface at all points, and because of that my E dot ds is equal to 0, क्योंकि the electric field is tangential to is perpendicular to ds, क्योंकि इसका जो अपना ds है वो upwards होगा, right। ds जो होगा वो upwards होगा z के along, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेंजेंशियल है r के along है, तो इनके दरमियान 90 डिग्री है। सो E dot ds will be 0. So on the top surface and on the bottom surface, E dot ds is 0. So that means that all I have to do is basically calculate the E dot ds on the curved surface. Okay. So in the next, basically, we are going to apply this Gauss's law. ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली एक सिलेंड्रिकल सरफेस अस्यूम कर ली, हमने जिसकी की लेंथ स्मॉल l है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जो डायरेक्शन है दैट्स इन द रेडियल डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सिलेंडर। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमें टोटल चार्ज चाहिए इस क्लोज सरफेस के अंदर। तो इस क्लोज सरफेस ये जो मेरे पास सिलेंडर है, क्योंकि उसकी लेंथ l है, तो इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ अ पार्ट ऑफ द वायर इज बीइंग इनक्लोज्ड। इससे बाहर जितना चार्ज है वी डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि जो मेरा गॉसेस लॉ है वो ये कहता है कि जी जो चार्ज ओनली द चार्ज दैट इज इनसाइड द क्लोज सरफेस दैट्स मैटर, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने एक्सप्रेशन देखी थी, यहाँ पे बेसिकली ये दिस चार्ज Q इज बेसिकली द चार्ज दैट इज इनसाइड दिस क्लोज सरफेस, राइट। रिमेंबर ये हमने वॉल्यूम यहाँ पे अस्यूम किया था और ये हमने कहा था कि उस वॉल्यूम के अंदर वाला चार्ज है, और ये जो सरफेस है ये उस वॉल्यूम के ऊपर वाली सरफेस है। तो यहाँ पे भी इसका मतलब है कि इस सिलेंडर के जो अंदर मेरे पास चार्ज है सिर्फ वो मैटर करेगा, ये बाहर वाला जो चार्ज है ये मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो अंदर मेरे पास कितना चार्ज है, मुझे पता है कि इस सिलेंडर की लेंथ l है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो लेंथ l पार्ट ऑफ द लाइन चार्ज इज इनसाइड द सिलेंडर, और रो l इज बेसिकली द चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो रो l मल्टीप्लाइड बाय l विल बी द टोटल चार्ज Q दैट इज इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। तो मेरे पास टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंडर आ गया। तो अब मेरे पास ये वाली जो राइट हैंड साइड है ये तो मैंने कैलकुलेट कर ली, मेरे पास Q की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ रो l, और मेरे पास एप्सिलॉन मैंने अस्यूम किया कि जी मेरे पास एप्सिलॉन जो भी मीडियम है उसकी मेरे पास एप्सिलॉन की वैल्यू है। ऑन दिस साइड बिकॉज आई नो कि जी ये टॉप और बॉटम सरफेस के ऊपर तो इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है, तो आई डोंट हैव टू इंटीग्रेट ओवर देम, so I only have to integrate over this curved surface। तो curved surface में
मेरे पास जो ई जो थी वो कांस्टेंट थी बिकॉज इट इज सेम, रेडियस इज द सेम ओवर दिस कर्व्ड सरफेस, तो उस ई को मैं बाहर लेके आ सकता हूँ, ठीक है। और पीछे मेरे पास क्या बनेगा, इस कर्व्ड सरफेस की सरफेस एरिया रह गया, ठीक है। तो बेसिकली you have r d phi dz which is the ds. You have already seen कि जी हम सिलेंडर के केस में ds कैसे ओवर द कर्व्ड सरफेस में ds कैसे फाइंड करता हूँ, और इस केस में मेरे फाई की जो इंटीग्रेशन है वो होगी फ्रॉम 0 to 2 पाई, क्योंकि मैं पूरे सिलेंडर के इर्द गिर्द जा रहा हूँ, और मेरे जो z की इंटीग्रेशन है वो 0 to l होगी, ठीक है, बिकॉज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज l. So if you do this, basically you will get 2 pi r l, which is the same as the formula for the जो 2 pi r क्या है, ये आपका एक circumference होता है of the circle, अगर आप उसको length से multiply कर लें तो basically that would be the area of the cylinder, ठीक है। तो यहाँ से you can see कि basically we have 2 pi r l multiplied by e r, ठीक है। तो बेसिकली ये जो L और L है ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड पे, एंड देन यू हैव द एक्सप्रेशन ई आर इज इक्वल टू रो L ओवर 2 पाई r एप्सिलॉन. एंड इफ यू रिमेंबर दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज वी हैव सीन इन द अदर केस. पिछली जो पिछली एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल हमने की थी इस लेक्चर में, उसमें भी हमारे पास यही एक्सप्रेशन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दैट लाइन चार्ज, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड हमने कहा, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज पॉइंटिंग इन द रेडियल डायरेक्शन r. तो यू कैन सी के जी सिंस इन दिस केस वी हैव दिस सिलेंड्रिकल सिमेट्री, तो बाय अप्लाइंग द गॉसेस लॉ, बिकॉज वी कैन इजीली चूज गाउसियन सरफेस दैट जिसके ऊपर के मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो वहाँ से मैं इजीली जो है ना ये बेसिकली फॉर्मूला इसकी एक्सप्रेशन फाइंड कर सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के. बट द डाउन साइड इज के जी इसकी जो लिमिटेशन है गॉसेस लॉ की, इट इज एप्लीकेबल इन वेरी वेरी फ्यू केसेस, ठीक है, क्योंकि आपके जो मोस्ट प्रैक्टिकल केसेस होते हैं यू डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ सिमेट्री, जिसमें कि आप इस तरह की एक गाउसियन सरफेस अस्यूम कर सकें जिसके ऊपर कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जी देन बेसिकली द प्रॉब्लम बिकम्स एज डिफिकल्ट, क्योंकि आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट अस्यूम नहीं कर सकते. तो then the Gauss's law is not very helpful. So for example, जिस तरह ये जो दूसरी एग्जांपल हमने की थी जिसमें कि मेरे पास एक रिंग ऑफ चार्ज था, यहाँ पे you cannot think of a surface जिसके ऊपर कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म हो, ठीक है. मतलब उसमें आपका मतलब एक पूरी की पूरी सरफेस जिसके ऊपर कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म हो, और क्या लें कि इट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके एक स्फेरिकल अस्यूम करता हूँ कि जी एक स्फीयर है जिसके अंदर के ये रिंग ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड है, तो यू कैन सी कि जी इस पॉइंट के ऊपर मतलब आप जहाँ पे ये चार्ज इसको टच कर रहा है स्फीयर को, रिंग को, वहाँ पे ये चार्ज बहुत ज़्यादा करीब है इसके स्फीयर से, ठीक है. जबकि अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस और इसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है. तो इस वजह से इवन इफ यू और इसी तरह उसके जो वेक्टर्स हैं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली ये इधर पॉइंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, और बाकी किसी और पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट वुड बी डिफरेंट, बिकॉज देन यू हैव टू टॉक अबाउट लेट्स से आप पॉइंट यहाँ पे अस्यूम कर रहे होते हैं तो आपने यहाँ से उसका डिस्टेंस लेना है और ये जो चार्ज है इसका डिस्टेंस लेना है. नाउ देयर डिस्टेंसेस आर नॉट द सेम, ठीक है. इसका डिस्टेंस कम है और ये जो डिस्टेंस है आर डैश दैट इज लार्जर. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यू कैन नॉट कैंसिल आउट देयर कंपोनेंट्स. यू कैन नॉट से कि जी इस पॉइंट पे उनके कंपोनेंट्स जो है वो इजीली कैंसिल आउट हो रहे हैं, बिकॉज इसका डिस्टेंस और है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीकर होगी, जबकि इसका डिस्टेंस क्योंकि कम है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो स्ट्रांग होगी. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
वीक होगी, यहाँ पे स्ट्रांग होगी, तो उनके कंपोनेंट्स भी डिफरेंट होंगे एंड यू कैन नॉट सिंपली कैंसिल देम आउट. So for example, in this problem, we cannot apply Gauss's law to solve for the expression of the electric field. And in fact, in most of the cases, you cannot apply Gauss's law. But where you can apply, it is very, very simple. ठीक है? So for example, शायद आपने already ये चीज़ देखी भी हो कि you can use Gauss's law to find the electric field फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज. ठीक है, अगर आपके पास लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, पॉइंट चार्ज है, तो और आप चाहते हो कि इससे एट अ डिस्टेंस r जो है, कैपिटल R लेट्स से, आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एक गाउसियन सरफेस अज्यूम कर सकते हो, राइट? क्योंकि इस पॉइंट चार्ज से आप जिस मर्जी डायरेक्शन में लेट्स से r में चले जाओ, तो यू हैव अ सिमेट्री. ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आप ऊपर हैं इससे r डिस्टेंस या नीचे हैं या एक साइड पे हैं, तो यू कैन थिंक ऑफ अ स्फीयर. ठीक है, एक बॉल, एक स्फेरिकल सरफेस आप अज्यूम कर सकते हैं जिसमें कि ये पॉइंट चार्ज उसके सेंटर में पड़ा हुआ है, और उस पूरे के पूरे स्फीयर के ऊपर आप जहां मर्जी चले जाएं, आपका डिस्टेंस जो है इस पॉइंट चार्ज से सेम रहेगा. ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि उस पूरे स्फीयर के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, राइट? एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विल बी radially outward, so it will be normal to the surface at all points. तो वहां पे basically that spherical surface is acting as my Gaussian surface. ठीक है, तो वहां पे आप Gaussian surface को यूज करके मतलब आप उसको कह सकते हैं कि जी ER, इसको आप कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आ सकते हैं, और अंदर जो है आपके पास जो है बेसिकली आप इस पूरे सरफेस के ऊपर जब आप इंटीग्रेट करेंगे ds, तो दिस इज जस्ट द surface of the sphere. तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, that is 4 pi r square. So you have 4 pi r square, that's capital R, so let's use capital R square, then equals to the total charge inside, which is small q. ठीक है, इसके अंदर अपना एक पॉइंट चार्ज था, तो उसको हमने small q कह दिया था, डिवाइड बाय एप्सिलॉन. एंड यू कैन सी के जी अब इससे अगर आप ये 4 pi r square को इधर ले जाएं, तो आपके पास E फील्ड की एक्सप्रेशन आ जाएगी, E इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, विच इज द सेम एक्सप्रेशन जो कि शुरू में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने देखी थी, या जो गॉसेस लॉ ने हमें दी थी. तो यू कैन सॉरी, जो हमें कूलोम्स लॉ की जो एक्सप्रेशन थी बेसिकली, तो यू कैन सी कि जी बेसिकली यू कैन यूज द गॉसेस लॉ टू derive the formula for the electric field from a point charge as well, because in that case you can assume a spherical Gaussian surface. Okay, so that was basically how to calculate the electric field by means of charge distribution. जो पहला मेथड था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, उससे आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग, यू कैन से कूलम्स लॉ वाली एक्सप्रेशन. देन सेकंड मेथड वी सॉ कि जी जिसमें कि हम गाउसेस लॉ को यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उस केस में you have to have a Gaussian symmetry, so that you can define a Gaussian surface. Now we are going to introduce the concept of electrostatic potential. ठीक है, probably we are not going to finish this topic today, but we want to at least cover half of it, so that next time we can basically complete it. So if you remember, okay जी, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता था, वर्क डन इफ यू रिमेंबर वाज द, if you apply a force on a body, on a mass for example, and that force can causes that body to displace by a certain amount. अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो उस फोर्स की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस भी कर रहा है, तो देन यू से कि जी देयर इज अ work done. If you are applying a force but that force is not moving that object, या उसको displace नहीं करता, उसकी position को नहीं change करता, तो then there is no work done, right? So for example, you have आपके अर्थ के ऊपर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, right? So you have for example an object that is sitting on ground, लेकिन उसके ऊपर एक constant force of gravity act कर रही है towards the center of the earth, but it is not moving that object. That means that there is no work done
on that object. So in that case the work done is 0. So there has to be a displacement. So that is the certain, this is the concept जो कि mechanical work का concept है, that is from the kinetics के अंदर से जो हमारी कह लें कि जो हमने फिजिक्स में आपने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी हुई है, ठीक है। सो सिमिलरली जिस तरीके से कि हम एक मैकेनिकल वर्क डन जो है उसके एक्सप्रेशन उसको लिख सकते हैं, एंड इफ यू रिमेंबर द वर्क डन हैज़ द सेम यूनिट्स एज द एनर्जी, ठीक है। तो इसके जो यूनिट्स होते हैं वो जाउल्स में होते हैं। तो सिमिलरली वी कैन बेसिकली डिफाइन द इलेक्ट्रिकल वर्क that you can say कि जी that is done either by the electric field, या जो electric field की presence में basically you have to perform a work on a charge when you want to displace it in the electric field, ठीक है। तो electric जब charges displace करते हैं field के अंदर, तो इसी तरह we can define the work done on that charge, ठीक है। तो इसमें हम डिफाइन करते हैं कि जी WE, so that is basically just to distinguish it from the mechanical work, WE is basically again the force times the displacement. So in this case क्योंकि the force is the electric force, तो electric force if you remember was capital E electric field times the charge Q. So then the work done will becomes E multiplied by Q multiplied by D, ठीक है। So the work done depends upon the electric field की कितनी है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, ठीक है, जिसके ऊपर जिसको आप डिस्प्लेस कर रहे हो, और वो डिस्टेंस कितना है जिसके ऊपर के वो चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है। तो ऑल दीज क्वांटिटीज दे विल डिटरमिन कि जी व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क दैट इज बीइंग डन इन डिस्प्लेसिंग दैट चार्ज। तो ये जो वर्क डन होता है ये जनरली दो तरह का होता है। व्हेनेवर यू हैव अ फील्ड, ठीक है, डजंट मैटर कि किस तरह की फील्ड है, यू कैन हैव अ ग्रेविटेशनल फील्ड और यू कैन हैव एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो उसमें या तो जो है ना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स जो है उसके ऊपर एक वर्क परफॉर्म करती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में यू कैन सी के जी व्हेन दिस वेट लिफ्टर इज ट्राइंग टू लिफ्ट दिस वेट, ठीक है, वो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो लेट्स से कि ही लिफ्ट्स इट टू दिस हाइट ऑफ 2 मीटर, तो ही दिस इज द एक्सटर्नल एजेंट, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स दैट्स acting on this weight, and it basically does this work to displace this weight at this height 2 मीटर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये है कि एक एक्सटर्नल वर्क है। लेकिन लेट्स से कि अगर ये ऑब्जेक्ट ये जो वेट था इसको यहाँ पे 2 मीटर के ऊपर जाके ये छोड़ देता है वेट लिफ्टर, तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक्ट करेगी, ठीक है, और वो वापस गिर जाएगा इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे वो ऑलरेडी था, ठीक है। तो नाउ दैट वर्क इज बीइंग डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो इसमें बेसिकली व्हेनेवर यू हैव अ फील्ड, तो दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट, ठीक है। चाहे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हो, चाहे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड्स भी हैं, या हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं, या इवन हम न्यूक्लियर जो फोर्सेज होती हैं उनकी फील्ड्स की बात कर रहे होते हैं, राइट। अगेन दैट इज नॉट the subject of this talk, but this is a general concept. That's what I want to emphasize. कि उसमें ये होता है कि जी you can either do work opposing that field, ठीक है, कि आप फील्ड की बेसिकली आप उसको अपोज करते हुए आप उसके ऊपर एक्सटर्नली फोर्स एक्ट करके आप उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो नीचे को पॉइंट कर रही है, तो आप उसको अपोज करके बेसिकली ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं टू अ हायर पॉइंट, ठीक है। तो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इज कि जी यू आर बेसिकली exerting when you are doing this work, you are increasing the potential energy of this potential energy of this object, you can say, ठीक है। and then जो फील्ड होती है, जब लेट्स से कि इफ इट इज द फील्ड व्हेन इट एक्ट्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, तो इट जो फील्ड क्या होती है वो बेसिकली उसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करना चाहती है, ठीक है। तो वो क्या होती है कि जी वो उसके पोटेंशियल को मिनिमाइज करना चाहती है। तो इफ फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता तो इट विल फॉल डाउन टू
अर्थ, और यही वजह है कि द थिंग्स फॉल डाउन टू अर्थ, क्योंकि आपकी ज़मीन के इर्द गिर्द यू हैव अ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड यू कैन डिफाइन अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर आपने कोई चीज़ ऊपर लेके जानी है तो यू हैव बेसिकली यू हैव टू exert force to oppose this gravitational force or the gravitational field, but once you are at a point in the gravitational field, ठीक है, तो वहाँ पे उस point की एक potential उस point के ऊपर you can define an a gravitational potential, or that will define basically the potential energy of that object at that point. और अगर आप उस object को छोड़ देते हैं वहाँ से, तो with that potential energy actually the object will fall, और उसकी जो potential energy है we say कि जी it converts to the kinetic energy, and in that fall, ठीक है, जो उसका fall होगा उस केस में हम कहते हैं कि जी उसमें the work done is actually by the field itself, कि जी पहले आप वर्क कर रहे थे और एक तरह की आप उसके अंदर आप उसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जी उस केस में आप ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक तरह की उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, और फिर जब आप वो ऑब्जेक्ट गिर रहा है वापस तो उसमें वो फील्ड जो है बेसिकली वो वर्क कर रही है, ठीक है, एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नाउ बीइंग कन्वर्टेड बैक टू द काइनेटिक एनर्जी until the object comes back to the ground state, ठीक है, और you can say कि जी it's zero potential. Anyway, ये जो कॉन्सेप्ट है जनरल कॉन्सेप्ट फील्ड के अंदर, ये हर फील्ड के लिए एप्लीकेबल है. तो वी आर गोइंग टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट जो कि आपने मैट्रिक एफएससी में ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में आपने देखे थे. वी आर गोइंग टू टेक दीज कॉन्सेप्ट्स एंड अप्लाई देम टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है. तो उसकी जो एनालॉगस सिचुएशन है वो ये होगी कि जी वी हैव फॉर एग्जांपल two plates. You can think of a capacitor. So on this side we have a positive charge and on this side we have a negative charge, so that we have the electric field in between these plates, ठीक है, as you can see. और इसमें पता है कि if you have a positive charge over here, और अगर आप इसको इस point पे छोड़ देते हैं तो then there is a repulsive force due to this positive charge and attractive force due to this negative charge. तो this charge will move in this direction. So there is a force that acts along the direction of the electric field, and the charge displaces in this direction. And we'll say that in that case actually the field is doing work on this charge, और वो इसको move कर रही है from इस point से point B तक. लेकिन अगर आपका चार्ज B के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और अगर इसको आपने A के ऊपर लेके जाना है तो then you will have to perform the work बेसिकली बिकॉज यू आर आप इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट उसको मूव करना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑपोजिट टू दैट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड देन यू हैव टू डू द वर्क एंड ब्रिंग दिस चार्ज बैक टू द पॉइंट ए, ठीक है. तो द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज. सो दैट मीन्स के जी सो दिस पॉइंट जिससे कि आपकी फील्ड ले जाती है किसी दूसरे पॉइंट पे, दैट इज ऑलवेज एट अ हायर पोटेंशियल. सो इन दिस केस फॉर एग्जांपल द पॉइंट ए इज एट अ हायर पोटेंशियल and point B is at a lower potential. जिस तरह ज़मीन के केस में जो आपका center of the earth है basically that is you can say the lowest potential, और आपका जो जैसे जैसे आप height increase करते जाते हैं तो you have the higher potential. तो basically वहाँ पे आपकी H के ऊपर depend कर रही होती है आपकी potential energy. तो इसी तरह यहाँ पे भी you can define the potentials at different points within this field. कि जी इस पॉइंट का ये पोटेंशियल है, इस पॉइंट का ये पोटेंशियल है. इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जाके अगर मैं चार्ज को छोड़ देता हूँ तो किधर को मूव करेगा और कितनी फोर्स के साथ मूव करेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, so this is small quiz question. So for example, what is the work done required to move a charge? For example, if we have a uniform electric field, that is उसका जो 10 volts per centimeter, ठीक है. So remember जो electric field के units होते हैं वो volts per meter में होते हैं, ठीक है. तो इस केस में let's say कि we have 10 volts per centimeter field जो उसकी strength है, और उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हैं, ठीक है. और
उसमें क्या है कि जी वो जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 सेंटीमीटर मूव करता है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो हाउ मच वर्क was done on that electron, तो उस केस में what is the total amount of work done, डिपेंडिंग, यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया कि जी वो फील्ड वो वर्क कर रही है या लेट्स से कि वी आर डूइंग दैट वर्क बाय मूविंग दैट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और काइंडली वो याद रखना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में चूंकि हमारे जो मैसेज होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, राइट, वी डोंट हैव अ नेगेटिव मैस, तो उसमें जो आपकी फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उस केस में हमेशा जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है यू कैन सी के जी दे mass it always moves in one direction, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इफ यू हैव अ स्मॉलर mass it will move towards the earth, ठीक है। तो उसमें कोई रिपल्शन नहीं होती मैसेज के केस में, लेकिन चूंकि चार्जेस के केस में हमारे पास प्लस चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं, सो देयर इज बोथ द अट्रैक्टिव फोर्स एंड द रिपल्सिव फोर्स। तो उस केस में जो हम अपने पोटेंशियल डिफाइन करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जी जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है वो बेसिकली चूंकि उस विद द बिकॉज क्यू का जो नेगेटिव साइन होता है वो उसकी वजह से हम कह देते हैं कि इट मूव्स फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो वहाँ पे ये थोड़ा सा यानी कि एक डिफरेंस है, क्योंकि वी हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, तो वहाँ पे वी कैन हैव थिंग्स दैट कैन मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, जबकि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल सिस्टम होता है उसमें हमेशा द थिंग्स विल ऑलवेज मूव ऑन देयर ओन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी कि जब हम कहते हैं कि पानी जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, वो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा अनलेस कि आप उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें बाय मींस ऑफ पंप और समथिंग। तो ऐसा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं है। वी कैन हैव थिंग्स जैसे कनेक्टिव चार्जेस हैं जो कि ऑन देयर ओन अगर आप उनको छोड़ते हैं तो वो कह लें कि आपकी उतराई से चढ़ाई की तरफ जा रहे होते हैं। यू कैन थिंक ऑफ इट्स के जी यू हैव पॉजिटिव वाटर जो कि आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यू हैव नेगेटिव वाटर जो कि नीचे वाली स्लोप से ऊपर वाली स्लोप यानी कि अप स्लोप जा रहा है। सो यू हैव दैट कॉन्सेप्ट ऑन द in the electric field because of the presence of the negative charges. तो इस केस में हम लोग वर्क डन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन इज सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा 1 सेंटीमीटर है। चार्ज जो है मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। 1.6 into 10⁻⁻19 joules और मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10, तो ये बेसिकली 1.6 into 10⁻⁻18 आ जाएगा। तो ये वाला बेसिकली आपका करेक्ट रिजल्ट है। सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर in an electric field of this strength 10 volt per centimeter. So just 2 more slides and we will finish this. So if work is done on a system, the system gains energy, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, आप एक्सटर्नल एक एजेंट जो है वो वर्क कर रहा है किसी सिस्टम के अंदर, तो वो सिस्टम जो है वो एनर्जी को गेन करता है, ठीक है। और दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि हमने कहा कि जी कि वो वेट लिफ्टर की एग्जांपल दी कि इफ़ यू मूव अ वेट एट अ हाइट एज, then you have basically stored energy in the system, and that energy is the potential energy, and you can actually get that energy back from the system when the object moves back to its lower potential. And in fact these are the concepts जो आपके जो बोहर्स मॉडल के अंदर आपकी वो होती है ना कि जी आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर जंपिंग, राइट। आपको पता है कि जी जब वो इनफैक्ट जो आपका एटॉमिक मॉडल है वो भी सारा के सारा इस इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बेस्ड है कि जी आप जी so when the electrons they are in their orbit they are at the lowest potential, ठीक है। आप
उनके ऊपर जब लाइट शाइन करते हैं या किसी और मीन से उनको एनर्जी मिलती है फोटोन, तो वो जंप कर जाते हैं एट अ हायर पोटेंशियल, एक हायर ऑर्बिट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो ऑर्बिट होता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि दैट्स एट अ हायर पोटेंशियल, और वो जो सिस्टम होता है वो अपनी एनर्जी जो है वो वापस ग्राउंड लेवल पे लेके जाना चाहता है। तो ये होती है कुछ देर के बाद वो इतनी एनर्जी रिलीज करके इन टर्म्स ऑफ अ फोटोन दे जंप बैक टू द लो एनर्जी स्टेट्स। तो वहाँ पे भी आपकी जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं दे आर ऑल्सो मतलब वहाँ पे एग्जैक्टली यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्ले कर रहा होता है। So there are some examples in gravitational जब आप ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के ऊपर को मूव करते हैं तो बेसिकली यू आर उसमें आप पोटेंशियल एनर्जी आप एक तरह की इंक्रीज कर रहे होते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या होता है कि जब आप चार्ज को मूव करते हैं ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से कि पॉजिटिव चार्ज के केस में अगर आप उसको ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं और नेगेटिव चार्ज के केस में उसको अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं, तो बेसिकली यू आर इंक्रीजिंग द सिस्टम्स एनर्जी। ठीक हो गया। इसी तरह जो आपके केमिकल्स के केस में जो बॉन्डिंग्स वगैरह होती है, एटम्स की अरेंजमेंट होती है, सो बेसिकली दे आर फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ अ पोटेंशियल सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर एक पोटेंशियल डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर उसके इर्द गिर्द जो है ना। तो आपने आपको अगर याद हो तो आपने सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पोटेंशियल वेल का प्रॉब्लम जो था वो देखा था। तो जिस तरीके से एक सोलर सिस्टम के केस में आपका जो सूरज है वो एक तरह का ग्रेविटेशनल वेल बना रहा है कि उसके गिर्द सारे जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो इसी तरह जो आपका एटम होता है वो भी एक तरह का एक पोटेंशियल वेल बना रहा होता है। यू हैव कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस, और वो उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ना आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो so basically you have all these systems you can have these energies in various different forms, but ultimately at the fundamental level you have only two types of energies, the potential energy and the kinetic energy, ठीक है। although we can say कि जी we have thermal energy or chemical energy or something like that, लेकिन ये सब की सब जो हैं ये कह लें कि एक बड़े स्केल पे होती हैं। आपका जो टेम्परेचर होता है, आपकी थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी इज बेसिकली सिंपली द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो कि उसके अंदर आपके वाटर के अंदर जब आप कहते हैं कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो दैट इज सिंपली कि जी उनकी जो लिक्विड के अंदर लेट्स से आपके वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से उनकी काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली इंक्रीज कर गई है, एंड उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पूरे उसको हम एक टेम्परेचर या उसकी टेम्परेचर कह देते हैं। तो all these energies, chemical energy, they are just different forms of potential and kinetic energies। तो आपकी जो फंडामेंटल लेवल पे किसी भी सिस्टम में आपके पास या पोटेंशियल एनर्जी होती है या काइनेटिक एनर्जी होती है, बाकी जो भी एनर्जीज हैं दे आर सिंपली एट अ हायर लेवल। बेसिकली इन एनर्जीज को इनके एक्सप्रेशन है इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स। जनरली पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और वो काइनेटिक एनर्जी को हम मुख्तलिफ उसको दे देते हैं, जिस तरह कि मैंने उसको कहा कि जी वो हीट एनर्जी है टेम्परेचर के केस में, या केमिकल रिएक्शन के केस में उसको केमिकल एनर्जी है, इस तरह मतलब उसको बाकी दूसरी एनर्जीज आप कह दें। ओके, सो अगेन दीज आर द एक्सप्रेशंस। सो वेरी क्विकली ये जो बॉल है लेट्स से इट वाज एट अ हाइट एज, तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रही है दैट इज इक्वल टू mg, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज mgh, and when and if it drops through the air then basically this potential energy get converted to kinetic energy which is equal to half mv square। तो जैसे जैसे उसकी हाइट कम होती जा रही है, ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है और उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी गेन होती जा रही है, उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, राइट। सो दिस increase and this gain is exactly equal, so that the law of conservation of energy is applicable या कह लें कि satisfied at all instant in time। जो मर्जी इंस्टेंट हो, जितनी जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो सेम रहती है। so the exact same thing happens for the electrical system as well, कि जी इसमें ये जो इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है V,
प्लेट्स के दरमियान, इसको हम V इज इक्वल टू ED से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज E इंटू क्यू। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज इज V टाइम्स Q, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स Q, क्योंकि हमने उसको पीछे देखा था कि जी फोर्स इज द वर्क मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, तो वर्क डन हमारा था E D टाइम्स Q। तो ED जो है बेसिकली वो वोल्ट्स हैं, तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज V टाइम्स Q, और काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी ये फॉर्म है, एंड व्हेन इट कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी, तो ऑफ कोर्स in that case mass is the mass of the charge, if it's a proton that's the mass of the proton, and V is the velocity of the charge. So in this case as well, basically you can see that when you leave a charge in an electric field, so there is a potential energy, and there is and the displacement or the movement of that charge, basically आप उसको explain कर सकते हैं in terms of that potential energy being converting to the kinetic energy. And again, at all times, the total energy is constant, which is the sum of kinetic energy plus the potential energy. So let's stop over here. Inshallah, next time हम यहीं से continue करेंगे, and we'll complete this topic of electrostatic potential next time, and start with the material properties, inshallah. Any questions?